बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13, उसमें आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट इन अल्कलाइन अर्थ मैटर। जैसे इससे पहले भी हमने पिछले लेक्चर में अल्कली मेटल के बारे में उनके फिजिकल प्रॉपर्टी या सारी केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो उसके बाद ग्रुप 1A या अल्कली मेटल के बाद हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप आता है वो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, या जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इनमें इसी ग्रुप का पहला मेंबर बेरिलियम है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ये 6 एलिमेंट जो है वो ग्रुप 2A या अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में शामिल है। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है वो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट है। और इस टॉपिक में एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप इन एटॉमिक या फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आती है, और जो भी चेंज आती है उसकी फिर रीजन क्या होती है। इसके बाद फिर आप रीजन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जिनका ताल्लुक एटॉमिक साइज से है या एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक प्रॉपर्टी में हमारे पास पहले प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आता है। उसके बाद फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तकरीबन सारी एटॉमिक प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन इस टॉपिक में आप लोग सिर्फ 4 एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नंबर 1 एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, उसके बाद फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रिएक्टिविटी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, जिसमें आप इसी ग्रुप के मुख्तलिफ एलिमेंट के रिएक्शन या इनके कंपाउंड्स के जो रिएक्शन है वो आप स्टडी करेंगे। पहली हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आखिरी इनवैलेंस शेल तक जो भी एवरेज डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या हम एटॉमिक रेडियस को यूं भी डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेम एटम आपस में बॉन्डेड हो तो इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहते हैं। अब एक चीज आप ज़हन में रखें कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज होता है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। ये जो पीरियोडिक टेबल के बाकी जो ग्रुप्स हैं उनमें भी यही सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है कि डाउन द ग्रुप जो है ना वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लेकिन कहीं पे इनामुली भी आती जाती है, इंक्रीज होने की बजाय बाज़ औक़ात खासकर लोअर मेंबर में एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज भी हो जाता है। तो बहरहाल वो इनामुली अब इस ग्रुप में नहीं है। इस ग्रुप में सिर्फ ये कि जो आखिरी मेंबर होते हैं उनके तकरीबन एटॉमिक साइज में जो फ़र्क आता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और उसकी वजह यह कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो शील्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अंदर शेल बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो यहाँ पर इन्होंने जर्नली लिखा है कि द एटॉमिक रेडियस
रेडियस इंक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। और यही वजह है कि बेरिलियम का सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, क्योंकि वो इस ग्रुप का पहला मेंबर है, उसमें शील्डिंग भी बहुत कम है। लिहाजा जो हमारे पास बेरिलियम है तो इसका साइज जो है वो बाकी से कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। और बाकी मेंबर के जो ये इसी ग्रुप के जो मेंबर हैं तो जैसे उनके साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। अब इसी डायग्राम को भी आप देख सकते हैं कि ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक साइज अगर आप बाकी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो इंतहाई स्मॉलेस्ट होता है। और रीज़न मैंने आपको बता दी कि इसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम का जो है इसकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह क्या होती है। तो पहली वजह ये है कि द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसी को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एक एक शेल का इजाफा होता है और उसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज भी बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के शेल के ऊपर जब एटॉमिक साइज बढ़ता है या शील्डिंग बढ़ती है तो न्यूक्लियस की जो पुल है, जो गिरफ्त है, वो आखिरी शेल के ऊपर कम होती जाती है। सो एटॉमिक रेडियस द पुल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये वजह है कि नीचे की तरफ वो पुल, वो जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब इन्हीं दो फैक्टरों को यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया है। The only factor which is going to affect the size of the atom is therefore the number of layer of inner electron which have to be fitted around the atom. The more layer of electron you have, the more space will take up. Electron repel each other. This means that the atoms are bound to get bigger as you go down the group. और सेकंड, जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। लिहाजा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के डिक्रीज होने के साथ साथ आखिरी शेल का एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम का साइज भी बढ़ता है। तो ये फैक्टर यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी किए हुए। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने पहले भी ग्रुप 1 में भी आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन किया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं, जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की गिरफ्त ज्यादा नहीं होती, लिहाजा वो लूजली हेल्ड होता है, वो आसानी से अलग हो सकता है। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल से मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को, और फिर एटम कौन सी हालत में होना चाहिए, गैसियस एटम। गैसियस एटम का मतलब है कि वो सिंगल हो, वो किसी के साथ बॉन्डेड ना हो। तो किसी भी गैसियस के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना भी चार्ज चाहिए है, उसी चार्ज जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर उस आयन में से हम फिर दूसरा निकालते हैं या तीसरा निकालते हैं तो फिर वो अल्टरनेटली सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, जिनको हायर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। So ionization energy is the energy needed to remove the most loosely held electron from each one of the mole of gaseous atom to make one mole of simply charged ion. अब एक चीज और है कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करते हैं तो वो हम एक एटम की नहीं करते, वो पूरे मोल एटम की करते हैं। तो इसी तरह इसकी यूनिट होती है किलो जाउल पर मोल। क्या होती है? किलो जाउल पर मोल होती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जब हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक मोल एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास ट्रेंड आते हैं, एक्सप्लेनिंग द डिक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी वजह क्या है? डाउन द ग्रुप जो है वो फर्स्ट ए मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं
तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होती है। अब इसकी रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन बाय द चार्ज। देखिए ना, एक्स एटम है गैसियस, इसके एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो निकल चुका है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, द अमाउंट ऑफ screening by the inner electron in shielding effect, the distance between the outermost electron and the nucleus. So as we go down the group, the increase in nuclear charge is exactly offset by the increase in number of electron. हालांकि देखा जाए तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो वो चार्ज भी बढ़ता है, चार्ज में भी इंक्रीज आती है, लेकिन वो जो चार्ज में इंक्रीज आती है तो शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो चार्ज में जो इंक्रीज आती है वो ऑलमोस्ट ऑफसेट हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि शील्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। सो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एक तो साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ती है, तो आखिरी शेल के ऊपर न्यूक्लियस की जो पुल है वो कम हो जाती है। और इसी तरह डाउन द ग्रुप जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। As you go down the group, the distance between the nucleus and the outer electron increases, and so they become easier to remove the electron. So the ionization energy falls. Ionization energy क्या होती है? वो कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इजी नीचे की तरफ रिमूव करना इजियर बन जाता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एटम जब बॉन्डिंग पेयर को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस ट्रेंड को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। So electronegativity is a measure of tendency of an atom to attract a bonding pair of electron, और इसको हम आमतौर पर पॉलिंग स्केल में मेजर करते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैंने वैसे ग्रुप 1A में भी मेंशन किया है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है और जो सबसे ज्यादा है। अब देखिए डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की तरह डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो मेटल के एटम का साइज या ग्रुप 2A के एलिमेंट का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं और पेयर के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। सो डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा क्या आती है? डिक्रीज आती है। सो एज द मेटल एटम गेट बिगर, any bonding pair gets further and further away from the metal nucleus, and so it is less strongly attracted to it. ये असल में रीजन है, ये रीजन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। In other words, as you go down the group, the element become less electronegative. So electronegativity में हमेशा जो है वो डिक्रीज आती है। तो ये सारी चीजें आपके ज़हन में होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है, जितने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन इंटर आयनिक या इंटर मॉलिक्यूलर या एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उन पर डिपेंड करती है। जितनी ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उतने मेल्टिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये आपने देखना है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप उमूमन मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते हैं, और उस डिक्रीज की ये वजह होती है कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं ना तो इसमें साइज बिकम बिगर, एटम का साइज बढ़ता है, और एटम के साइज बढ़ने के साथ साथ ये होता है कि जो अट्रैक्शन होती है एटम के दरमियान वो कम हो जाती है, यानी जो इनकी बाइंडिंग फोर्स होती है या हेल्डिंग फोर्स होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सो इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि ये जितनी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो कभी कभार इनमें एनामोली भी आती है या ब्रेक भी आती है। जो प्रॉपर्टी नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात उसमें या इंक्रीज आती है, तो बाज़ औक़ात नीचे वाला मेंबर जो है वो उस तरह या ऊपर वाला मेंबर उस तरह बिहेव नहीं करता। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एक एनामोली यहाँ पर भी है, और वो ये है कि जनरली डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो ये आप देखिए, ये मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज आ रही है, ये बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आ रही है, यहाँ पर भी एनामोली है, यहाँ पर मैग्नीशियम में एनामोली है, यहाँ पर मैग्नीशियम और स्ट्रांशियम में एनामोली आती है। तो इस तरह की चीजें हैं ना, वो ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पीछे कई रीजंस होती है, कई चीजें आती है, जिनका डिटेल जो है वो फिर एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाता है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैग्नीशियम का साइज जो है वो तो कैल्शियम का साइज बिगर होता है, मैग्नीशियम का स्मॉलर होता है। तो अगर हम साइज वाला फैक्टर लेते हैं तो फिर तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इसी वजह से इसके एटम ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर कैल्शियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम का ज्यादा है और मैग्नीशियम का कम है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे पास आती है एनामोलीज में। तो जहां भी एनामोलीज आती है, इनको फिर एक्सप्लेन करने के लिए कई चीजें, कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो एक इसमें आप देख सकते हैं, यहां से आपको नजर आ जाएगा कि as you see that apart from where the smooth trend is broken by magnesium, the melting point fall as you go down the melting point decrease होता है, नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक कम होता है। So there is always no obvious pattern in the boiling point। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट में देखें, पहले बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो ट्रेंड होते हैं ना, ये एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि इसकी कई वजूहात होती है। सिर्फ एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अंदर जो मेटालिक स्ट्रक्चर होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, ये सारी चीजें काउंट होती है इसमें। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जितना मजबूत होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, अब देखें ना, मैंने आपको अभी भी बता दिया कि अंदर जो मेटल की स्ट्रक्चर होती है, मेटल की अरेंजमेंट होती है, उसके साथ भी इन सारी चीजों का ताल्लुक होता है। सो ऑल्दो द मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन कैल्शियम, क्योंकि मैग्नीशियम का एटम स्मॉलर है, चार्ज तो सबके ऊपर +2, मैग्नीशियम का एटम स्मॉलर है, लेकिन उसका मेल्टिंग और उसका मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो वजह क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैग्नीशियम के है, मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर है, द मैग्नीशियम एटम आर लूजली पैक्ड कंपेयर्ड टू कैल्शियम। उसके अंदर मैग्नीशियम के एटम जो है वो कैल्शियम की निस्बत ज्यादा लूजली पैक्ड है। इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी ऐसी है कि उसके अंदर जो एटम है वो लूजली पैक्ड है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। सो इसके बॉन्ड को फिर ब्रेक करने के लिए या वीक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिर आगे मैग्नीशियम से कम होता है। वरना अगर आप बाकी ट्रेंड्स को देखें ना, तो बाकी नॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं, बाकी में ये चीज नहीं होती, ठीक है ना। तो इसी तरह इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनके एटम के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर आयनिक फोर्सेस या इनके एटम के जो दरमियान बाइंडिंग एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करती है। तो उसमें भी यही सेम चीज आती है कि हमारे पास जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो सारी चीजें इफेक्ट होती है। तो इनके रीजन मैंने वैसे शॉर्टकट आपको बता तो दिए, लेकिन अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट के रीजन देखेंगे या मेल्टिंग पॉइंट के देखेंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने आपको कहा ना, उसमें पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करना, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। लेकिन जो मुख्तसर या शॉर्ट इसकी रीजन बनती है या शॉर्ट आंसर बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी को आप स्टडी कर लें, इनको दोबारा आप लोग पढ़ लें। अगर कहीं भी आपको किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फिर आप बता दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।